हेलो, वेलकम बैक। इस वीडियो में देखेंगे तुम्हारे 2026 के बोर्ड में आया हुआ एक क्वेश्चन जो 2D एरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। क्वेश्चन बोला है हमें कि भाई एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें 2D एरे इनपुट में लेना है, जिसमें 4 रोज होंगी और 5 कॉलम्स होंगी। उसके बाद हमें क्या करना है, पता करना है कि क्या ये स्पार्स मैट्रिक्स है या नहीं है। ठीक है, तो देखो जब तुमने एरे बनाया पहले 4 × 5 का, तो उसके बाद हमें इनपुट यूज़र से लेना है, उसमें सारे हमें जो इंटीजर्स हैं वो फिल करवाने हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या वो स्पार्स मैट्रिक्स है या नहीं है। अब स्पार्स मैट्रिक्स क्या होता है? A matrix is considered to be a sparse if the total number of zero element is greater than the total number of non-zero elements। तो उसे स्पार्स मैट्रिक्स तब बोलेंगे जब उसमें जितने जीरो एलिमेंट हैं उनका काउंट ज़्यादा हो जाएगा नॉन ज़ीरो एलिमेंट से। जैसे एग्जांपल तुम्हें दे रखा है यहाँ नीचे। तो भाई इसमें जो ज़ीरोज़ हैं वो 11 हैं टोटल, और जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो है 9। तो क्योंकि 11 9 से बड़ा होता है, मतलब ज़ीरो वाले एलिमेंट नॉन ज़ीरो से ज़्यादा हैं, इसलिए ये स्पार्स मैट्रिक्स है। ऐसा नहीं होगा तो ये स्पार्स मैट्रिक्स नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन हमें दिया है, इसका हमें प्रोग्राम बनाना है। तो सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे स्कैनर क्लास को। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। ठीक है, उसके बाद एक क्लास बना लेते हैं, स्पार्स नाम की बना लेता हूँ क्लास। और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तुम्हारा मेन मेथड यहाँ आ गया। सबसे पहला काम जो रहता है स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाने का, क्योंकि इनपुट लेना है हमें यूज़र से, तो वो तो करना ही पड़ेगा। लो भाई, ये स्कैनर का एसटी नाम का ऑब्जेक्ट बन गया। इसके बाद बोला था एक एरे बनाना है जो है 2D एरे। तो एरे बनाता हूँ 2D, ए नाम का बना देता हूँ। और ये रहा 2D एरे इक्वल टू न्यू इंट। अब उन्होंने बता रखा था साइज क्या है, 4 रोज, तो पहले आएगा 4, फिर बोला है 5 कॉलम, फिर आएगा 5। ठीक है, चलो ये बन गया एरे। अभी मतलब हमने डिक्लेयर कर दिया है और उसको मेमोरी एलोकेट करवा दी। तो रैम में कहीं पर जा करके 4 × 5 मतलब 4 रो और 5 कॉलम, 1 2 3 4 5, इस तरीके का एक एरे बन गया होगा। और उसमें अभी ज़ीरो ज़ीरो फिल हो रखे होंगे, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू इंटीजर की होती है ज़ीरो। तो अभी हमने कुछ वैल्यू नहीं दी यूज़र से लेकर के, तो इसलिए उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू पड़ी हुई है। अब हमें करना क्या है, अब ये तो सिर्फ हमने एरे डिक्लेयर करा है और उसको मेमोरी एलोकेट करवा दी। अब उसमें एलिमेंट भरवाने हैं, किससे? यूज़र से। तो एरे में जब हमें एलिमेंट भरवाने होते हैं, हमें लगता है फॉर लूप, वो भी दो फॉर लूप, क्योंकि 2D एरे है। तो एक तो हमारा है आई वाला फॉर लूप, और एक अंदर बनेगा एक और जो होगा हमारा जे वाला। ठीक है ना? तो अब आई वाला कहाँ से कहाँ तक चलेगा, तो बाहर वाला लूप चलता है हमारा रो के लिए। तो रो तो मेरी है 4। ठीक है ना, यहाँ पर हमने 4 लिखा हुआ, तो वो बताता है रो, तो लेस देन चलेगा ये 4 तक। और अंदर वाला है जो कॉलम के लिए, वो चलेगा लेस देन 5। ठीक है, तो जीरो से लेकर के बाहर वाला लेस देन 4 और अंदर वाला जीरो से लेस देन 5 तक जब ये लूप चलेगा। अब ये लूप से हम करवाना क्या चाह रहे हैं, हम एलिमेंट फिल करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर एक लाइन लिख देंगे, एंटर द एलिमेंट्स इन द एरे। ठीक है, एंटर द एलिमेंट्स इन द एरे। तो ये लाइन लिखी आएगी, उसके बाद ये लूप चलेगा। अब जब ये लूप चलेगा तो मेरा जो एरे है ए नाम का, अब उसकी जो रो को मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, आई से। तो पहले आएगा आई और कॉलम को जे से, तो यहाँ आएगा जे। तो मतलब मेरे एरे ए नाम के एरे में मुझे हर एक ब्लॉक में जाना है, जिनको मैं आई जे से डिनोट कर रहा हूँ, आई फॉर रो जे फॉर कॉलम। तो जब मैं ऐसा करूँगा तो होगा क्या, इस लूप के अंदर क्या हो रहा होगा बेसिकली, जो हमारा ये एरे है, जो इतना बड़ा एरे बना था जिसमें 4 रो थी 5 कॉलम थे, उसके मैं हर एक ब्लॉक में जाऊंगा बारी बारी। ठीक है, पहली रो का पहला जो ब्लॉक है उसमें गया, फिर अगले वाले में गया, फिर ऐसे ऐसे करके पहली वाली पूरी रो फिल हो जाएगी। फिर नेक्स्ट रो में आऊँगा, फिर नेक्स्ट रो को पूरा फिल करेगा वो। तो कुछ इस तरीके से हमारा लूप काम करेगा। ठीक है, पर फिल कैसे करेगा, उसके लिए हमें स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद लेनी पड़ेगी यूज़र से इनपुट लेने के लिए। तो हमें इनपुट लेना है इंटीजर, तो नेक्स्ट इंट मेथड का हम यूज़ करेंगे, और बारी बारी इंटीजर जो भी यूज़र इनपुट में देगा वो इस एरे में आता जाएगा। अब ये तो हमारा हुआ एरे फिल। तो इस लूप के चलने के बाद एरे में एलिमेंट भर गए जो भी यूज़र ने दिए। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे फिर से अब अपने एरे में जाना है बारी बारी हर एक ब्लॉक में। अब ये देखना है कि उसने उसमें कहाँ पर ज़ीरो है और कहाँ पर नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। तो वो करने के लिए फिर से मेरे को लूप लगाने पड़ेंगे ना। तो फिर से लूप लगाने पड़ेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इसके बाहर फिर से लिख देता हूँ फॉर। एक तो लगा हमारा आई वाला लूप, और उसके अंदर एक और लगेगा लूप जे वाला। ठीक है, तो मैं यहाँ फिर से लगा देता हूँ एक और लूप, ये रहा।
चलेगा तो उतना ही i लेस देन 4, क्योंकि बाहर वाला रो के लिए चल रहा है और अंदर वाला कॉलम के लिए। अब एक और चीज़ है, देखो अब जब हम ये लूप नीचे वाले दो चला रहे हैं, इसमें क्या करेंगे, बारी बारी काम तो ये भी वही करेंगे, हर एक एरे के ब्लॉक में आएंगे, बट इनके अंदर मुझे अब एलिमेंट भरवाने नहीं है, इसमें मुझे हर एक एलिमेंट को देखना है कि वो क्या ज़ीरो है या नॉन ज़ीरो है। तो उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा कि कंडीशन लिखनी पड़ेगी। कंडीशन लिखने से पहले देखो, अब हमें जैसे जो नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो कितने हैं, उनका नंबर कितना है, वो स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल होना चाहिए ना हमारे पास। ऐसी जो ज़ीरो वाले एलिमेंट हैं वो टोटल कितने हैं, उनको स्टोर करने के लिए भी तो हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो पहले उसको बना लेते हैं ऊपर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंट काउंट ज़ीरो। ठीक है, ये उसके लिए है जितने मेरे ज़ीरो वाले एलिमेंट है उनका काउंट स्टोर करने के लिए। और ऐसे ही बना दूंगा काउंट नॉन ज़ीरो, ये जो मेरे नॉन ज़ीरो एलिमेंट है उनका काउंट स्टोर करके रखने के लिए। तो ये दो हमने बना दिए। अब यहाँ पर इसके अंदर देखो क्या करेंगे, मेरा एरे था ए, और यहाँ आएगा आई, और यहाँ आएगा जे। अब मुझे देखना है कि क्या इसका एलिमेंट है जो हर एक ब्लॉक में वो ज़ीरो है या नहीं है। तो मैं लिखूँगा इफ़, अगर ए के आई जे वाला जो मेरा एलिमेंट है वो इक्वल टू है ज़ीरो के, ठीक है ना, ये तो कंडीशन है पता करने के लिए कि भाई अगर जो उसका एलिमेंट है वो ज़ीरो के बराबर हो जाता है, तो मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को काउंट ज़ीरो की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी ना। तो मैं वही करूँगा, मैं काउंट ज़ीरो की वैल्यू प्लस प्लस कर दूंगा। तो जब जब मेरे को ज़ीरो मिलेगा मेरे एरे में, तब तब काउंट ज़ीरो वेरिएबल की वैल्यू एक एक से बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से हम काउंट करते हुए चल रहे हैं जितने भी ज़ीरो मेरे एरे में आ रहे हैं। पर अगर वो ज़ीरो नहीं है एलिमेंट तो क्या होगा, तो उस केस में एल्स चलेगा, और मेरे को क्या करना है, मेरे को काउंट नॉन ज़ीरो वाले की वैल्यू बढ़ा देनी है। भाई ज़ीरो होगा तो ये वाला जो इफ़ है ये वाला ये चलेगा, अगर ज़ीरो नहीं है तो नीचे एल्स वाली कंडीशन चलेगी और काउंट नॉन ज़ीरो वाले वेरिएबल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से जब मेरे नीचे के ये जो दो फॉर लूप हैं ये पूरे एग्जीक्यूट हो जाएंगे, तो मेरा जो एरे है उसमें कितने ज़ीरो हैं और कितने नॉन ज़ीरो हैं वो दो वैल्यू मेरे को काउंट ज़ीरो और काउंट नॉन ज़ीरो नाम के वेरिएबल के अंदर मिल जाएगी। अब मुझे उसके बाद क्या करना है, हमें क्वेश्चन में पहले ये प्रिंट भी करना है कि कितने मेरे पास नॉन ज़ीरो एलिमेंट है और कितने मेरे पास ज़ीरो एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे नंबर ऑफ ज़ीरो एलिमेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ़ ज़ीरो एलिमेंट्स वो मेरे हैं काउंट ज़ीरो नाम के वेरिएबल में, तो उसको मैं प्रिंट कर दूंगा। और यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आएगा नॉन ज़ीरो के लिए, तो उसको भी प्रिंट कर देते हैं लगे हाथ। नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स इक्वल टू काउंट नॉन ज़ीरो नाम के वेरिएबल में हैं। इतना हो गया। उसके बाद मुझे अब ये भी प्रिंट करना है कि क्या जो मेरा ये मैट्रिक्स है वो स्पार्स मैट्रिक्स है या नहीं है। उसके लिए क्या कंडीशन थी, उसके लिए कंडीशन थी कि जो मेरा ये काउंट ज़ीरो है, अगर इसकी वैल्यू काउंट नॉन ज़ीरो से बड़ी हो जाती है तो मैं बोल दूंगा कि भाई वो स्पार्स मैट्रिक्स है, वरना वो नहीं है। तो उसके लिए यहाँ हमें फिर से एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी, इफ़ अगर मेरा जो ये काउंट ज़ीरो है बड़ा हो जाता है किससे, काउंट नॉन ज़ीरो से, तो मैं बोल दूंगा, यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा मैट्रिक्स इज अ स्पार्स मैट्रिक्स। पर अगर ऐसा नहीं होता तो उसके लिए एल्स कंडीशन बनाऊंगा, उसमें लिख दूंगा जो मेरा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स इज नॉट अ स्पार्स मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये सब करने के बाद अब इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं। तो आ रहा है एंटर द एलिमेंट, तो भाई डाल देते हैं 1 4 5 0 3 0 7 0 5 8 0 1 0 0 5 6 7। तो यहाँ बताया उसने ज़ीरो हमारे 7 हैं और नॉन ज़ीरो एलिमेंट है 13, तो ये हमारा स्पार्स मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, चलो अब एक और बार चला के देखते हैं और इस बार हम ज़ीरो वालों की वैल्यू ज़्यादा रखेंगे। तो अब मैं देता हूँ यहाँ पर 1 0 7 0 2 0 0 5 3 0 0 5 0 0 0 0 0
1 0 0। तो यहाँ पर 0 है हमारे 13 और नॉन ज़ीरो है हमारे 7। इस केस में वो स्पार्स मैट्रिक्स है क्योंकि हमारे जो ज़ीरो एलिमेंट है वो ज़्यादा हो गए। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारा प्रोग्राम है वो काम कर रहा है और हमें कैसे इसका लॉजिक सोचना है और इसको डिज़ाइन करना है। तो वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आ गया है तो लाइक कर देना। फिर मिलता हूँ तुमसे मैं नेक्स्ट वीडियो में।